हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एक्सेस में। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास की दुनिया, हिस्ट्री का चैप्टर पहला, जो कि हम लोग जो स्टार्ट कर चुके थे। तो पार्ट 3 तक जो है प्लेलिस्ट में आप लोग जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं, डला हुआ है, जिसमें जो है हम लोग लास्ट टॉपिक कवर किए थे, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, तो इटली के एकीकरण में हम लोग पढ़े थे काउंट काबुल का योगदान के बारे में, मेजनी के योगदान के बारे में, गैरिबाल्टी के योगदान के बारे में, और विक्टर इमैनुअल जो शासक था उसके बारे में हम लोग जाने थे। आज जो हम लोग जाने वाले हैं आज जो हम लोग जानने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। आज हम लोग क्या जानेंगे? जर्मनी का एकीकरण। तो चलिए देखते हैं हम लोग जर्मनी के एकीकरण। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, जर्मनी का एकीकरण। और देखिए, जर्मनी के एकीकरण पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी। क्या क्या बाधाएं थी कि जर्मनी के एकीकरण में जो है क्या क्या दिक्कतें होती थी, और एकीकरण से पहले जो है जर्मनी में जो है क्या क्या इसकी जो है बाधाएं थी, क्या क्या रुकावटें थी जो जर्मनी की एकीकरण होने से रोकती थी। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला कारण। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय में पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी। तो आप लोग क्या लिखेंगे? जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। तो पहला बाधा हम लोग देखेंगे, तो पहला बाधा यहाँ पे लिखे हैं कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। तो जर्मनी जो है लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, यानी कि विभाजित था। उसके बाद हम लोग देखें दूसरा पॉइंट, तो उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। और उनमें जो है राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। कहने का मतलब लोग सब जो थे उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक असमानताएं थी। वही बात करें समाज में रहने का जो तौर तरीका जो है कैसे है, वो असमानताएं थी। वही बात कर ले तो सबके धर्म में भी क्या था? विषमताएं थी। सबके धर्म भी जो है अलग अलग थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे उनमें जो है जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। उन लोगों में जो है जर्मनी के लोगों में जो है जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का भी जो है अभाव था, जिस कारण जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। तो आप लोग देखिए क्या जर्मनी के एकीकरण की बाधा है कि जर्मनी जो है लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। वही बात करें तो उनमें जो है राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया और धार्मिक जो है विषमताएं थी। और तीसरा पॉइंट हम लोग देखें, उनमें जो है जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का जो है अभाव था। तो ये सब जो था जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी। ये सब जो है जर्मनी के एकीकरण में जो है रुकावट कर रही थी। तो आप लोग जो अपने कॉपी में लिखेंगे, हेडिंग देंगे आप लोग जो है जर्मनी का एकीकरण। आप लोग हेडिंग क्या देंगे? जर्मनी का एकीकरण। और लिखेंगे जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला बाधा यहाँ पे देखिए, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। वही बात करें दूसरा का, तो उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। और तीसरा पॉइंट का जाने तो उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। तो ये सब पॉइंट आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे अपना अगला। चलिए अगला जो हम लोग देखते हैं जर्मनी के एकीकरण में, अगला पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने किया, जो पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जो पर्सा के शासक विलियम प्रथम का जो है प्रधानमंत्री था। तो देखिए बिस्मार्क जो था पर्सा के शासक विलियम प्रथम का जो है प्रधानमंत्री था। और कहीं ना कहीं जो है बिस्मार्क ने ही जो है जर्मनी का एकीकरण किया। बात करें जर्मनी का एकीकरण का, तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 में, जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुई। ये जो है इटली के एकीकरण के साथ साथ ही इसका भी जो है एकीकरण हुआ। इटली के एकीकरण के साथ साथ भी जो है इसका एकीकरण हुआ। तो दूसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण 1871, जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। और कौन कर रहा है जर्मनी का एकीकरण? तो बिस्मार्क कर रहा है। और बिस्मार्क कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, पर्सा के शासक विलियम प्रथम। पर्सा के शासक जो थे विलियम प्रथम जो थे, इनका जो है प्रधानमंत्री था, चांसलर था कौन? बिस्मार्क। अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विलियम प्रथम ने
1862 में विलियम प्रथम ने 1862 में एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर नियुक्त किया। तो कहने का मतलब 1862 में पर्सा के शासक विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को जो है अपना चांसलर नियुक्त करता है, यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन करता है? तो विलियम प्रथम जो कहाँ के शासक होते हैं? तो पर्सा के शासक होते हैं। वही अगला पॉइंट देखें आप लोग। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये बिस्मार्क जो थे हीगल के विचारों से जो थे प्रभावित थे। और इनका बात करें बिस्मार्क का, तो हीगल के विचार से जो ये काफी प्रभावित थे। और इन्होंने जो है अपने कूटनीतिज्ञ के बल पे जो है जर्मनी के एकीकरण में जो है लग गए। कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे। कूटनीतिज्ञ यहाँ पे चर्चा हो रही है। कूटनीतिज्ञ देखिए इसमें जो है बिना लड़ाई झगड़े है कि नहीं, बिना कोई परिश्रम किए हुए थोड़ा बहुत क्या करें, दिमाग से यानी कि बुद्धि से लड़ा जा सके और दूसरा देश के साथ मिलकर जो है अपने देश के बारे में सोचा जा सके। तो कहने का मतलब बुद्धि से काम लेना जो है कूटनीतिज्ञ कहलाता है। यहाँ पे जो है बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए अपने देश के हित में जो है दूसरे देश से जो है मदद लेके या फिर सोचना कूटनीतिज्ञ हो गया। तो कूटनीतिज्ञ के बल पे जो है ये जो है जर्मनी के एकीकरण में जो है लग जाते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, तब तक जो है आप लोग इसको जो है नोट कर सकते हैं। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका में कि बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषाओं से नहीं, आदर्शवाद से नहीं, बल्कि पर्सा के नेतृत्व में सैन्य उपायों से ही संभव है। तो कहने का मतलब जो है बिस्मार्क का जो मानना था कि जर्मनी का एकीकरण जो होगा बौद्धिक भाषाओं से नहीं, आदर्शवाद से नहीं। कहने का मतलब एकदम सिंपल तरीका से नहीं, समझाने के तरीके से नहीं, ये जो होगा कहीं ना कहीं पर्सा के नेतृत्व में सैन्य अभियानों से होगा। किससे होगा? सैन्य अभियानों से, कि वो सब जो है बिना खून बहाए जो है जर्मनी का एकीकरण होने नहीं देंगे। तो अतः इन्होंने जो है रक्त एवं लौह नीति का जो है अवलंबन किया और ये बोले कि कोई आदर्शवाद यहाँ पे नहीं चलेगा। कहने का मतलब किसी पे जो है रहम नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो है वो सब रहम करने के लायक बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम अगला पॉइंट। तो अतः इसके लिए उन्होंने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। तो कहने का मतलब बिस्मार्क ने जो है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क ने किसका अवलंबन किया? रक्त एवं लौह नीति का। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का जो है अवलंबन किया। किसने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया? तो बिस्मार्क ने। आखिर ये रक्त एवं लौह नीति होता क्या है? ये रक्त एवं लौह नीति होता क्या? तो चलिए रक्त और लौह नीति के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए रक्त एवं लौह नीति यानी कि दुश्मनों के प्रति जो है क्रूरता होनी चाहिए, कोई दया भावना नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है तलवार के सहारे जो है दुश्मनों का रक्त बहाने का जो है होना चाहिए। दुश्मनों का जो है रक्त बहाना है, एकदम रक्त से रक्त क्या करना है? लालम लाल करना है। और यहाँ पे जो है कोई आदर्शवाद नहीं काम चलेगा, सिर्फ क्रूरता काम चलेगी। जो आए रास्ते में जो है सबको जो है काट के एकदम हटा देना है। तो ये था रक्त और लौह नीति का अवलंबन, जिसका अवलंबन जो किसने किया था? बिस्मार्क ने था। वही अगला पॉइंट हम लोग देखें तो अपनी नीति के अनुसार इन्होंने सबसे पहले पर्सा की आर्थिक और सैनिक स्थिति को सुधारा। तो कहने का मतलब देखिए अगर सेना की स्थिति को नहीं सुधार पाते तो फिर सेना जो है लड़ाई कैसे करती है? और आर्थिक स्थिति को भी जो है यहाँ पे सुधार कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी युद्ध लड़ते हैं दो देश, तो उनके लिए जो है पैसे खर्च होते हैं। तो पैसे खर्च होते हैं तो पैसा कहाँ पे आएगा? तो इसलिए जो है आर्थिक स्थिति को जो है सुधार रहे हैं, तब जाके सैनिक स्थिति को भी जो है सुधार रहे, ताकि जो है इन दोनों के बल पे जो है पर्सा के नेतृत्व में जो बिस्मार्क क्या करें? जर्मनी का एकीकरण
करे और जो है युद्ध करे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं हम लोग जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका में। देखिए बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के एकीकरण को 3 युद्धों से जो है युद्धों में पूर्ण किया, 3 चरणों में जो है पूर्ण किया। और उसने जो है इस जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 बड़े युद्ध लड़े। जैसे कि पहला जो युद्ध था डेनमार्क से युद्ध, वही दूसरा जो युद्ध था ऑस्ट्रिया से युद्ध, और तीसरा जो युद्ध किया ये जो किया फ्रांस से युद्ध। तो कहने का मतलब जो है ये अपने कूटनीतिज्ञ का परिचय देते हुए सबसे पहले जो है डेनमार्क पे जो है अटैक करता है, वो भी जो है ऑस्ट्रिया से जो है मित्रता करके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जर्मनी के एक बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण को 3 प्रमुख चरणों में पूर्ण किया, 3 प्रमुख चरणों में पूर्ण किया। पहला तो डेनमार्क से युद्ध, पहला जो है डेनमार्क से युद्ध। वहीं दूसरा का बात करें हम लोग तो ऑस्ट्रिया से युद्ध, दूसरा जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध। वहीं तीसरा का बात करें तो फ्रांस से युद्ध, तीसरा का बात करें तो ये फ्रांस का युद्ध। फिर हम लोग देखते हैं पहला जो है डेनमार्क से युद्ध। तो देखिए ये जो है कूटनीतिज्ञ थे, ये पहले ही बता दिया गया है। और कूटनीतिज्ञ के बल पे जो है इसने क्या करता है चाल चल के ऑस्ट्रिया के साथ जो है मिल लेता है, ऑस्ट्रिया के साथ जो है दोस्ती कर लेता है। और 1864 ईस्वी में स्लेस्विंग और हॉलस्टीन राज्यों के मुद्दे पर, स्लेस्विंग और हॉलस्टीन जो राज्य होता है कहाँ होता है ये जर्मनी में होता है, उस राज्य को लेकर डेनमार्क पे जो है ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर जो है आक्रमण कर देता है, ऑस्ट्रिया पे आक्रमण कर देता है। अब जो है इससे जो है जीत हो जाती है, इससे क्या हो जाती है जीत हो जाती है। और बाद में जो है स्लेस्विंग जो है पर्सा को मिल जाता है, स्लेस्विंग जो है पर्सा को मिल जाता है। और जो हॉलस्टीन होता है, हॉलस्टीन वो जो है ऑस्ट्रिया को मिल जाता है। हॉलस्टीन किसको मिल जाता है ऑस्ट्रिया को मिल जाता है। आप लोग देखें कि बिस्मार्क जो है 3 प्रमुख चरणों में जो है पूरा कर रहा है। पहला जो है डेनमार्क से युद्ध कर रहा है, दूसरा जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध कर रहा है, तीसरा के बाद फिर फ्रांस से युद्ध कर रहा है। तो पहला जो है डेनमार्क से युद्ध, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग लिखेंगे कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में स्लेस्विंग और हॉलस्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण किया, डेनमार्क पे आक्रमण किया। वही बात करें इससे जो है जीत हासिल हुई। और बाद में जो है स्लेस्विंग जो है पर्सा को मिल गई और हॉलस्टीन जो है ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। तो ये आप लोग जो है यहाँ से नोट करेंगे, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट जो है आप लोग से पूछा जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बताएं। आप लोग जो है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के बारे में 2-3 पॉइंट्स लिख के यही तीनों युद्ध के बारे में जो है मेनली लिखेंगे, तब जाके ये जो है क्वेश्चन उन तरीके से जो है परफेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। उन तरीके से जो है परफेक्ट हो जाएगा कि 3 युद्ध के बारे में आप लोग लिखेंगे। तो पहला तो डेनमार्क के युद्ध के बारे में पढ़ लिए, बाकी 2 युद्ध के बारे में फिर से हम लिख के जो है आप लोग को बताते हैं। फिलहाल आप लोग जो है इतना अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए दूसरा जो युद्ध देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रिया से युद्ध, दूसरा जो युद्ध देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रिया से युद्ध। देखिए जैसा कि अभी हम लोग पढ़े डेनमार्क पे युद्ध, तो ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर जो है पर्सा जो है डेनमार्क पे जो है अटैक कर देता है। स्लेस्विंग जो है पर्सा को मिल जाता है, हॉलस्टीन जो है किसको मिल जाता है ऑस्ट्रिया को मिल जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये दोनों जो क्षेत्र था जर्मनी का ही था, ये दोनों क्षेत्र जो था जर्मनी का ही था। और यहाँ पे जो है जर्मन राष्ट्रवाद की भावना जब फैली तो पर्सा ने क्या किया, इन राष्ट्रवादी भावना को जो है विद्रोह में बदल दिया और जो है ऑस्ट्रिया के खिलाफ कर दिया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ कर दिया। कहीं ना कहीं हॉलस्टीन के जो लोग थे जर्मन वासी ही थे और वो किसके अधीन थे तो ऑस्ट्रिया के अधीन। तो वे अब जो है ऑस्ट्रिया के अधीन नहीं रहना चाहते थे। अब जो है ऑस्ट्रिया यहाँ पे बौखला गया और इस विद्रोह को रोकना चाहा, जिसको पार करने के लिए उसे जो है पर्सा जाना था, यानी कब उसे रोकने के लिए जो है पर्सा जाना था। लेकिन जो है पर्सा ने जो है उसे रोक दिया। पर्सा जो है ऑस्ट्रिया को क्या करता है रोक देता है। और ऑस्ट्रिया को ये सब जो है अच्छा नहीं लगता है। वो जो क्या करता है 1866 में जो है सेडोवा में जो है क्या करता है युद्ध की घोषणा कर देता है। अब यहाँ पे क्या हो रही है तो बिस्मार्क ने, यहाँ पे देखेंगे आप लोग ऑस्ट्रिया से युद्ध, तो बिस्मार्क ने 1866 में सेडोवा में ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है। बिस्मार्क ने 1866 में जो है सेडोवा में जो है ऑस्ट्रिया को पूर्ण रूप से पराजित कर देता है। और इस तरह जो है ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र पर से प्रभाव समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार जो है ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र पर से जो है प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और जैसा कि यहाँ पे पूरी कितना चरण में था 3 चरण में, तो 3 में से 2 चरण जो है यहाँ पे पूरा हो जाता है, कहने का मतलब। और इस तरह एकीकरण का 2/3 कार्य जो है
पूरा भी हो जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रिया से कैसे युद्ध हो रहा है। तो 1866 में जो है सेडोवा में ऑस्ट्रिया को पराजित किया जाता है, सेडोवा में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया जाता है। और इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र पर से जो है प्रभाव समाप्त हो गया, जर्मन क्षेत्र पर से प्रभाव समाप्त हो गया। और इस तरह एकीकरण का 2/3 कार्य जो है पूर्ण हो गया, एकीकरण का 2/3 कार्य जो है पूर्ण हो गया। अब जो अगला हम लोग कारण देखेंगे, फ्रांस से युद्ध, फ्रांस से युद्ध। और यहाँ पे जो है ये फ्रांस की पड़ने के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से जो है खत्म हो जाएगा। जो युद्ध हो रहा है फ्रांस के साथ युद्ध हो रहा है, अगला जो युद्ध हो रहा है फ्रांस के साथ युद्ध हो रहा है। देखिए कैसे फ्रांस के साथ ये युद्ध करता है। तो होता क्या है यहाँ पे, शेष जो है अगर जर्मनी का जो है एकीकरण करने के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना था, और वहीं पे जो है क्योंकि फ्रांस जो है जर्मनी के दक्षिणी रियासतों पर जो है हस्तक्षेप कर सकता था, फ्रांस जो है जर्मनी के दक्षिणी रियासतों पर जो हस्तक्षेप कर सकता था। उसी समय जो है स्पेन का जो है राजगद्दी का मामला सामने आया, जिस पर जो है पर्सा के राजकुमार का जो है दावेदारी था, जिसका जो है विरोध जो है फ्रांस जो है खुलकर किया, जिसको तोड़ मरोड़ कर जो है बिस्मार्क ने प्रेस में प्रस्तुत किया। और जर्मनी वासियों में जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है एकजुट हो गया। इसी के विरोध में जो है फ्रांस 1870 को सेडोन के मैदान में, किसके मैदान में, सेडोन के मैदान में जो है 1870 में सेडोन के मैदान में जो है क्या कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी, जिसमें जो है फ्रांसीसियों की जो है जबरदस्त हार होती है। और 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो है फ्रांस के अधीनता वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं, जर्मनी के क्षेत्र होते हैं, वो सभी को जो है जर्मनी में मिलाकर 18 जनवरी 1871 को जो है जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जर्मनी का एकीकरण जो कि फ्रांस से युद्ध हो रहा है। तो देखें यहाँ पे क्या लिखे हैं, शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना था, शेष जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना था। और अंततः 1871 में सेडोन, आप लोग याद रखेंगे, सेडोन के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर दिया गया, पराजित कर 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि, तो आप लोग याद रखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा फ्रांस की अधीनता वाले सारे राज्यों को जर्मनी में मिलाकर 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 18 जनवरी 1871 को जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये था जर्मनी का एकीकरण। तो हम लोग जो है जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा आज की क्लास में पढ़ लिए। चलिए अगला जो टॉपिक हम लोग जानते हैं, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। यूनान में अब जो है राष्ट्रीयता का उदय हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अब जो है हम लोग पहले क्या पढ़ें, इटली के बारे में पढ़ें, फिर हम लोग जर्मनी के बारे में पढ़ें। अब जो हम लोग को पढ़ना है यूनान के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यूनान जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। यूनान जो है यूरोप महाद्वीप में जो है स्थित एक देश है। तो आप लोग याद रखेंगे यूनान जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, और इसे ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जो है ग्रीस के नाम से जाना जाता है। यूनान को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीस के नाम से जाना जाता है। वहीं देखें इसकी राजधानी जो है एथेंस है। यूनान की राजधानी कहाँ है, तो एथेंस है। तो आप लोग याद रखेंगे यूनान की राजधानी जो है एथेंस है। अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, यूनान सभ्यता की साहित्य प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों से पुनर्जागरण के काल में पूरे यूरोपीय देश अपनी तरक्की कर रहे थे, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। तो देखिए कहने का मतलब जो है यूनान जो है सभ्यता के मामले में हो, साहित्य और विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, यानी कि हर एक मामले में जो है ये बहुत आगे था अन्य देशों के मुकाबले। और इनसे ही जो है सीख लेके अन्य सारे देश जो हैं यूरोप के तरक्की कर रहे थे, परंतु यूनान जो था वो तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनान पे किसका कब्जा था, तो तुर्की का जो है कब्जा था यूनान पे, और ये जो था तुर्की के अधीन था। वही बात करें हम लोग अगला, तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो आप लोग ये याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में कि यूनान को जो है यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। यूनान को जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। देखेंगे आप लोग
अगला जो है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। मरीज कहने का मतलब है इसका जो है पतन होना शुरू हो गया और ये चारों तरफ से जो है इसकी जो है हार्ड होने लगी तुर्की का, तो इसलिए तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा गया। वही बात करें हम लोग 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। यूनान में विद्रोह शुरू हुआ तो आप लोग देखेंगे 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। तो आप लोग याद रखेंगे 1821 में जो है अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। यूनान में क्या हो रहा है? विद्रोह शुरू हो रहा है। वही अगला पॉइंट देखें हम लोग तो इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस के समर्थन से, इंग्लैंड हो, फ्रांस और रूस के समर्थन से यूनानियों ने तुर्की के खिलाफ युद्ध किया। तो यूनान वासियों ने जो है किसका मदद ले रहे हैं? तो इंग्लैंड का, फ्रांस का, रूस का, ये सबसे जो है समर्थन लेके, मदद लेके जो है तुर्की के खिलाफ युद्ध किया और जिसमें जो है तुर्की सेना बुरी तरह से पराजित हुआ। और इस युद्ध में जो है तुर्की सेना जो है बुरी तरीके से क्या हुआ? प्रभावित हुआ, पराजित हुआ और अंततः 1829 जो है 1829 आप लोग याद रखेंगे एड्रियानोपल की संधि होती है। तो 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई और अंततः जो है एड्रियानोपल की संधि हुई। तो किसके साथ हो रही है एड्रियानोपल की संधि? तो तुर्की के साथ हो रही है। वही बात कर ले अगला पॉइंट का, तो फलस्वरूप 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और इस तरीके से जो है तुर्की का अधिकार हटा के जो है 1832 में तुर्की को पराजित करके 1832 में यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया और बवेरिया के शासक जो थे ओटो थे, उसको जो है स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया। तो ये था आप लोग का यूनान में राष्ट्रवाद। यूनान का जो है एकीकरण समझ सकते हैं कि यूनान पे जो है आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि यूनान पे जो है तुर्की का अधिकार था, तुर्की जो है कब्जे में रखा हुआ था और यूनान वासियों जो है ज्ञान के मामले हों, चिकित्सा के मामले हों, हर एक मामले में जो हर एक क्षेत्र में जो है वो अन्य देश से जो आगे थे और यूरोप वासियों जो है इन्हीं से कहीं ना कहीं जो है प्रेरणा लेके जो है तरक्की कर रहे थे। परंतु ये तो तुर्की का क्या था? अधीन था। पर क्या हो रहा है यहाँ पे फ्रांस के साथ हो या फिर इंग्लैंड के साथ, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, ये सबसे समर्थन लेके जो है यूनान वासियों ने तुर्की के खिलाफ युद्ध करता है और उसे जो है तुर्की सेना को बुरी तरह से पराजित कर देता है। और अंततः 1829 के एड्रियानोपल की संधि हुई और जो है ये स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। फिर स्वतंत्र राष्ट्र घोषित होने के बाद बवेरिया के शासक जो होते हैं ओटो होते हैं। कौन होते हैं? ओटो। इनको जो है स्वतंत्र यूनान के राजा घोषित कर दिया जाता है। चलिए अगला जो हम लोग बात करते हैं हंगरी के बारे में। तो हंगरी में भी राष्ट्रीयता की भावना जो है उत्पन्न हो रही है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हंगरी के बारे में। तो देखिए हंगरी के बारे में, हंगरी यूरोप महाद्वीप का एक देश है। तो ये भी जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है, क्योंकि जो है राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई तो यूरोप के अन्य देश को भी जो है प्रभावित कर रही है। तो वही हम लोग जो अभी जस्ट पढ़ रहे हैं यूनान के बारे में, अब जो हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं हंगरी के बारे में। तो हंगरी भी जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी जो है बुडापेस्ट है। तो आप लोग याद रखिएगा हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है। वही बात करें हंगरी पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। हंगरी पे किसका नियंत्रण था? इस पे भी जो है ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। और वही बात करें हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व जो है कोसुत तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी कर रहे थे। कोसुत तथा फ्रांसीसी डिक नामक जो है क्रांतिकारी वहाँ पे जो है हंगरी में आंदोलन कर रहे थे। अगला पॉइंट जानेंगे आप लोग। अगला पॉइंट देखेंगे, अंततः 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने यहाँ स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार कर ली और यहाँ पे जो है आंदोलन करते हुए जो है अंततः 1848 में 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने मंत्री परिषद जो है, स्वतंत्र मंत्री परिषद जो है की मांग जो है स्वीकार कर लेती है। कहाँ पे? तो हंगरी में।
चलिए अगला बात हम लोग करते हैं, पोलैंड के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो देश है हम लोग का पोलैंड है। तो पोलैंड में भी राष्ट्रवाद की भावना जो है फैली और यहाँ भी जो है एकीकरण की बात हो रही है, राष्ट्रीयता की भावना जो है फैली। तो चलिए हम लोग जानते हैं पोलैंड के बारे में। पोलैंड यूरोप का एक देश है। पोलैंड जो है ये भी यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी की बात करें तो वारसा है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा है। और पोलैंड पर रूस तथा ऑस्ट्रिया दोनों का नियंत्रण था। पोलैंड पे जो है रूस का भी नियंत्रण था और ऑस्ट्रिया का भी नियंत्रण था। तो पोलैंड भी जो है किसके नियंत्रण में था? ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था और रूस के नियंत्रण में था। वही बात करें 1830 में यहाँ भी क्रांति हुई। 1830 का बात करें तो यहाँ भी क्रांति हुई, परंतु विद्रोह को कुचल दिया गया। 1830 में जो है पोलैंड में भी क्रांति हो रही है, लेकिन विद्रोह को जो है कुचल दिया जाता है। अंततः क्या होता है 1918 में, अंततः जो है 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड को आज़ादी मिलती है। और अंततः जो है 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है पोलैंड को जो है आज़ादी मिलती है। चलिए दूसरा बात करते हैं हम लोग बोहेमिया के बारे में। दूसरा जो देश हम लोग के बारे में पढ़ना है बोहेमिया। तो देखिए बोहेमिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है। बोहेमिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी की बात करें तो प्राग है। इसकी राजधानी की बात करें तो प्राग है और इस पर भी जो है ऑस्ट्रिया का ही नियंत्रण था। देखिए ऑस्ट्रिया जो है कितना देश को जो है नियंत्रण में रखा हुआ था और इस पे जो है ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। ये भी जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। तो आप लोग बोहेमिया के बारे में देखें। बोहेमिया जो है यूरोप महाद्वीप का एक, देखें बोहेमिया भी यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी जो है प्राग है और इस पर जो है ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। इस पर किसका नियंत्रण था? ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था और ये भी जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया आप लोग का। बोहेमिया के बारे में जानते हैं हम लोग। इस देश में चेक जाति के लोग बहुसंख्यक में थे। इस देश में जो है चेक जाति के लोग जो थे बहुसंख्यक में थे। इसे आज हम चेक गणराज्य के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग जो है आज चेक गणराज्य के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? चेक गणराज्य के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी जो है आंदोलन हुए और राष्ट्रवाद की भावना से जो है आंदोलन हुए और इस पर से भी जो है नियंत्रण हट गया अन्य देश का और ये भी जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, जिसे आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो चेक गणराज्य के नाम से जिसे हम जानते हैं। अगला देखते हैं हम लोग परिणाम। तो राष्ट्रवाद का जो है क्या क्या परिणाम है ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए परिणाम में जो है पहला पॉइंट, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव पूरे विश्व को जागरूक किया। तो देखिए यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का प्रभाव सिर्फ यूरोप में ही नहीं रहा, पूरे विश्व में, चाहे एशिया का बात करें या अफ्रीका की बात करें या फिर दक्षिणी अमेरिका की बात करें, सभी में जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है पनपी और सभी लोग जो है जागरूक हुए। वही बात कर ले हम लोग दूसरा पॉइंट का, तो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों से छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और 19वीं शताब्दी में जो है राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों से छोटे छोटे राज्यों का जो है उदय हुआ, छोटे छोटे राज्य का उदय हुआ। अगला देखेंगे जर्मनी, इटली जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना जो है तेजी से फैली और जर्मनी, इटली जैसी देशों में जो है राष्ट्रवाद की भावना तेजी से फैली और इसका भी जो है एकीकरण हुआ और सभी लोग जो है मिलजुल कर रहने लगे। वहीं बात करें समाजवादी विचारक का उदय हुआ जिसने औद्योगिक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो देखिए समाजवादी विचारक का भी जो है उदय हो रहा है। समाजवादी यानी कि जो समाजवादी कहने का मतलब जो किसी के साथ भेदभाव न करें, यानी कि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज के साथ जो है कि समाज के किसी भी वर्ग के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाए। और विचारक का बात करें तो जो श्रमिक वर्ग के बारे में सोचे, है कि नहीं, जो श्रमिक वर्ग के बारे में सोचे, उनका उत्थान किए, तो उन्हें जो है विचारक कहते हैं और ये जो है विचारधारा हो गया। वही बात करें इन्होंने जो है समाजवादी विचारक का उदय हुआ जिसने औद्योगिक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो औद्योगिक क्रांति के बाद जितने श्रमिक के साथ शोषण हो रहे थे, लेकिन काम एक्स्ट्रा करा के पैसे नहीं देते थे, ज़्यादा काम और कम वेतन देते थे, तो इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई गई। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, यूरोपीय देशों ने अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश बनाया।
और यूरोपीय देश जो है अफ्रीका और एशिया में जो है उपनिवेश बनाए। तो यूरोपीय देश जो है अफ्रीका में और एशिया में जो है उपनिवेश बनाए। वही बात कर ले भारत पर भी जो है प्रभाव पड़ा, तो क्योंकि पूरा विश्व में प्रभाव पड़ा तो भारत में भी जो है प्रभाव पड़ा। अगला देखते हैं हम लोग 1789 भारत में जो प्रभाव पड़ा है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से मैसूर का शासक जो है टीपू सुल्तान स्वयं प्रभावित हुआ। शेर मैसूर जो है कौन थे? टीपू सुल्तान। और ये जो है बहुत प्रभावित हुए किससे? तो फ्रांसीसी क्रांति से। तो आप लोग याद रखेंगे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से जो है टीपू सुल्तान जो है स्वयं प्रभावित हुए और अपनी शासन व्यवस्था को भी इस तरीके से चेंज करना चाहते थे। ये बात कर ले राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधारों के जरिए राष्ट्र की चेतना को जगाया। तो राजा राम मोहन राय ने जो है अपने सामाजिक सुधारों के जरिए जो है राष्ट्र की चेतना को जगाया और ये सब जो है भारत के राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इन सभी घटनाओं से। अतः यूरोप में जन्मी राष्ट्रवाद की भावना ने पूरी दुनिया को जो है प्रभावित किया है और ये जो है पूरी दुनिया को जो है प्रभावित करता है यूरोप में जन्मी राष्ट्रवाद की भावना। तो देखिए आज हम लोग जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है कहने का मतलब हिस्ट्री का जो है चैप्टर फर्स्ट इसका जो है हम लोग सारा जो है जितना टॉपिक था सबको जो है हम लोग कवर कर लिए हैं, है कि नहीं। राष्ट्रवाद क्या है, कहाँ सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ, फिर हम लोग जो है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़े, वियना सम्मेलन के बारे में पढ़े, जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में पढ़े, 1848 की क्रांति के बारे में पढ़े, फिर हम लोग जो है इटली का एकीकरण पढ़े, फिर जर्मनी का एकीकरण पढ़े। उसके बाद जो है हम लोग यूरोप के अन्य देशों में जो है राष्ट्रवाद की भावना के बारे में पढ़े, जो राष्ट्रीयता का उदय हो रहा है, जैसे यूनान, बोहेमिया, पोलैंड, ये सब देशों में भी। और अंततः हम लोग जो है इस चैप्टर को जो है पूरा पढ़ लिए हैं। आप लोग जो है इस चैप्टर को पूरा कवर कर सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में दे दिया गया है हिस्ट्री नाम से। तो वहाँ से जाके आप लोग जो है बारी बारी से हर एक पॉइंट को देखेंगे। तो आज हम लोग का जो है ये चैप्टर जो है चैप्टर फर्स्ट ये जो है ख़त्म होता है, चैप्टर फर्स्ट जो है ख़त्म होता है। अगले वीडियो में जो है आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर लाया जाएगा बुक का, और फिर इसका जो है अलग से ऑब्जेक्टिव जो होगा, है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव प्लस इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव जो होगा उस सबको लाया जाएगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।